हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा, हमने प्रीवियस लेक्चर में राउटिंग के बारे में और कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में देखा था। तो राउटिंग के बारे में जब हमने देखा तो राउटिंग में हमने देखा कि राउटिंग का मेन काम क्या होता है कि किस तरीके से डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। नेटवर्क लेयर का ये काम है, चूंकि हम लोग तीसरी यूनिट में चल रहे हैं और तीसरी यूनिट हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें नेटवर्क लेयर पे एक स्पेसिफिक डिवाइस वर्क करती है जिसको हम राउटर कहते हैं, जो जिसके थ्रू हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तीन तरीके की राउटिंग हमने देखी थी: स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक राउटिंग था उसमें क्या था कि हम जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो डाटा को राउटर को मैन्युअली ऐड करता है। और ये कहने का मतलब क्या है कि अगर डाटा ए से बी तक ट्रांसफर हो रहा है तो कौन कौन से राउटर से होके जाएगा वो मैन्युअली एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ऐड किया जाता है। तो पैकेट जो है वो उसी के थ्रू ट्रांसफर होता है। लेकिन ये अगर स्मॉल नेटवर्क है तो वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन अगर लार्ज नेटवर्क है तो वहाँ पे मैन्युअली राउटर को ऐड करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। ठीक है सर। तो उसके बाद से जो दूसरा है हमारा डायनेमिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली कई सारे एल्गोरिथम है जो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं, जैसे कि ओएसपीएफ है, आपका रिप है। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करके हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे कि राउटर ऑटोमेटिकली शॉर्टेस्ट पाथ या फिर ट्रैफिक को देखते हुए बेस्ट पाथ जो है वो पैकेट के लिए फाइंड करता है और उसके थ्रू पैकेट हमारा ट्रांसफर होता है। यहाँ पे भी मैन्युअली राउटर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और तीसरा हमारा डिफ़ॉल्ट राउटिंग था, जिसमें हम राउटर के अंदर डिफ़ॉल्ट राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करते थे और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी सर्वर थे कहीं न कहीं डिफ़ॉल्ट राउटिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर किए जाते थे, जिससे कि जो भी हमारा मतलब कि अगर हम कहें कि जितने भी लोग हैं जो भी इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो इसी राउटिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने कंजेशन कंट्रोल के बारे में देखा था कि कंजेशन कंट्रोल क्या होता है और कंजेशन कंट्रोल को मैनेज करने के लिए किस तरीके से हम ये 2 एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। एक हमारा लीकी बकेट एल्गोरिथम था, एक हमारा टोकन बकेट एल्गोरिथम था। लीकी बकेट एल्गोरिथम में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अ, ये एल्गोरिथम लीकी बकेट का जो यूज़ हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि अगर बर्स्ट ट्रैफिक हो या किसी भी तरीके का मतलब पीछे से डाटा किसी भी रेट से आ रहा हो, लेकिन लीकी बकेट एल्गोरिथम अपने थ्रू वो डाटा को एक फिक्स्ड रेट में आगे ट्रांसफर करता था। लीकी बकेट का एक प्रॉब्लम ये था कि ये बर्स्ट ट्रैफिक के केस में डाटा इसका मोस्टली लॉस हो जाता था, क्योंकि चाहे ट्रैफिक जैसा भी हो, ये एक कांस्टेंट वे में ही काम करता था, ये अपने नेचर को चेंज नहीं करता था। जैसा कि यहाँ पे इस बकेट के थ्रू भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल एक देखिए एक बकेट है, यहाँ पे हमने एक छोटा-सा होल किया हुआ है, ऊपर हमारा टैब है और टैब से पानी को अगर हम धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं, तब तो ये टैब का एक अपना साइज़ भी है, तो यहाँ पे धीरे-धीरे पानी बढ़ रहा है और लीकी बकेट एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ से धीरे-धीरे एक कांस्टेंट वे में पानी हमारा नीचे गिर रहा है। लेकिन अगर हमने टैप को फुल कर दिया, तेज़ पूरा मतलब कि तेज़ी से खोल दिया, उस केस में ये होल तो बड़ा होगा नहीं, पानी फिक्स रेट से ही आगे आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन चूँकि टैप यानी पीछे से डाटा बहुत तेज़ी से आ रहा है और टैप हमारा पूरी तरीके से भर जा रहा है, तो उस केस में ये पानी जो है वो नीचे गिरने लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा है पैकेट है, वो लॉस होगा। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो उसी उसी चीज़ को हमने
थोड़ा प्रोफेशनल वे में दिखाया है कि अगर ये आपका क्यू है यानी कि बकेट है, समझ लीजिए यहाँ पे लीकी बकेट एल्गोरिथम काम कर रहा है, जो कि डाटा को फिक्स्ड रेट से आगे ट्रांसफर कर रहा है। पीछे से डाटा कितने रेट से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर क्यू में प्लेस है, खाली है क्यू, तब तो वो उसको फुल, मतलब अगर फुल नहीं है अगर आपका क्यू, तब तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। लेकिन अगर आपका क्यू जो है अगर वो फुल है, तो उस केस में वो उसको डिस्कार्ड कर दे रहा है और पैकेट आपका लॉस हो जा रहा है। कहने का मतलब क्या था, लीकी बकेट में क्या है कि हम एक बार जो जैसे कि डाटा ट्रैफिक कितना भी हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, वो अपने कांस्टेंट नेचर को नहीं छोड़ता। वो डाटा को उसी रेट से ट्रांसफर करता है जिस रेट से ट्रांसफर करने के लिए उसको बनाया गया है। तो बहरहाल यही इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर ट्रैफिक कम है, तब तो वहाँ पे लीकी बकेट एल्गोरिथम काफी अच्छे से वर्क करता है। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक ज्यादा है, तो उस केस में लीकी बकेट एल्गोरिथम में पैकेट लॉस की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो पैकेट लॉस की पॉसिबिलिटी जब वहां पे जहाँ पे आपका जो ट्रैफिक है वो कांस्टेंट नहीं है, कभी तेजी से बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उस केस में को मैनेज करने के लिए हमने टोकन बकेट एल्गोरिथम का यूज किया था, या टोकन बकेट एल्गोरिथम के बारे में मैंने आपको बताया था। और जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि द लीकी बकेट एल्गोरिथम enforces output pattern at the average rate no matter how brushed the traffic is. So in order to deal with the burst traffic, we need a flexible algorithm so that the data is not lost. One such algorithm is token bucket algorithm. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोकन बकेट एल्गोरिथम में क्या होता है, एक बकेट होता है जिसका एक साइज होता है, फिक्स साइज, उसमें टोकन्स होते हैं, ठीक है ना। पर टिक पे एक टोकन बकेट के अंदर ऐड होता है, और एक पैकेट जैसे ही ट्रांसफर होता है तो बकेट से एक पैकेट जो है, एक टोकन जो है वो रिमूव होता है। अब सपोज कीजिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ, इसमें अगर टोकन अगर आपके 5 है, ठीक है ना, और एक साथ अगर 10 MB का पैकेट आता है, तो 1 MB पर सेकंड अगर एक डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड है, या फिर हम कहें कि एक टोकन की कैपेसिटी 2 MB पर सेकंड की है, तो क्या होगा कि जब 10 MB का पैकेट आएगा और हमारे पास 5 टोकन है, और नॉर्मली हमें पता है कि एक पिक पे 2 MB ही जाना है, लेकिन अगर, और पैकेट हमारे 2 MB की स्पीड से ही आ रहा है, लेकिन बीच में अगर कोई 10 MB का आ गया, तो उस केस में क्या करेगा कि ये पांचों के पांचों टोकन को एक साथ यूज कर सकता है। यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या है कि अगर ट्रैफिक कम हो तो नॉर्मल एक टिक में एक टोकन का यूज कर रहा है, लेकिन अगर ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है तो वो एक से ज्यादा टोकन का एक टाइम में यूज कर सकता है। तो जैसा कि क्या है कि अगर 10 MB का पैकेट आता है, तो वो क्या करता है, पांचों टोकन को एक साथ यूज करके 10 MB के पैकेट को एक साथ ट्रांसफर कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यही है सिचुएशन को देखना कि किस तरीके से जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है तो टोकन को वो उस हिसाब से मैनेज कर रहा है, और अगर ट्रैफिक कम हो रहा है तो टोकन को वो उस हिसाब से मैनेज कर रहा है। यानी कि एक तरीके से ये फ्लेक्सिबल है कि ये ब्रश ट्रैफिक को भी मैनेज कर पा रहा है और नॉर्मल तरीके से भी चल ले रहा है। तो ऐसे केस में जहाँ पे ट्रैफिक का कांस्टेंट ना हो, कभी ब्रस्ट हो जाए कभी सिंपल हो जाए, तो वहां पे हम टोकन बकेट एल्गोरिथम का यूज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस की थी, और यहाँ पे मैंने उसका आपको डिफरेंस भी बताया था। टीसीपी आईपी मॉडल में भी क्या डिफरेंस है ये भी मैंने डिस्कस किया था। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम आईपी कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए पहले हम इसको थोड़ा पढ़ लें, फिर हम बताते हैं, फिर देखते हैं क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जैसा कि देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी इज द मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर on the internet. Each computer known as host on the internet has at least one IP address that unique identification it from all other computer on the internet. तो जैसा कि ये लिखा हुआ है कि द इंटरनेट प्रोटोकॉल इन विच मेथड और प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेट फॉर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा जो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें हम हर एक कंप्यूटर को एक होस्ट कह रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लैन के अंदर या कोई भी कंप्यूटर तभी
किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकता है जब उसके पास आईपी एड्रेस हो, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है एक यूनिक एड्रेस है जो तो जैसा कि क्या था कि हमें पता है कि कोई भी सिस्टम जब किसी भी तभी पॉसिबल है उसका कम्युनिकेशन करना किसी भी नेटवर्क में या इंटरनेट के थ्रू, वो तभी कनेक्ट हो सकता है जब उसके पास एक उसका अपना एक खुद का आईपी एड्रेस हो। आईपी एड्रेस को हम लोग अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैंने आईपी एड्रेस से रिलेटेड आप लोग को बताई थी कि आईपी एड्रेस में क्या था कि एक लैन के अंदर पर्टिकुलर एक कंप्यूटर का एक ही आईपी एड्रेस हो सकता है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझाना चाहूंगा कि सपोज कीजिए कि ये एक आपका लैन है, लैन वन, और सपोज कीजिए कि ये आपका एक लैन है जिसको हम कह रहे हैं लैन टू। ठीक है ना। अब ये लैन वन है, ये आपका लैन टू है। यहाँ पे भी कई सारे नोड है, और यहाँ पे भी कई सारे नोड है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये जो एक अलग लैन है और ये जो एक अलग लैन है, तो इस लैन में मैंने इस एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को आईपी दी है 192.168.0.1। ठीक है ना। ये आईपी मैंने इस लैन के इस कंप्यूटर को दी है। तो अब ये जो 192 वाली जो ये आईपी है, अब वो इस पर्टिकुलर लैन में किसी और कंप्यूटर को असाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि एक लैन के अंदर एक आईपी केवल किसी एक ही डिवाइस को अलॉट की जा सकती है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि लैन टू की, तो ये चूंकि इस लैन से अलग है, ये सपोज करो किसी एक कंपनी का अगर नेटवर्क है और ये किसी अलग कंपनी का नेटवर्क है, तो ये आईपी जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनके लिए तो यूनिक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जितने भी सिस्टम है उसके लिए किसी एक ही डिवाइस में ये आईपी यूज की जा रही है। दूसरे किसी में यूज करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरे लैन में अगर हम किसी एक डिवाइस को यही सेम आईपी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में वो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस ये जो लैन है, इस लैन में ये आईपी किसी भी कंप्यूटर को नहीं दी गई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक लैन के अंदर जो आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, वो अ, जो भी एक लैन के अंदर जो आपका कंप्यूटर है, वो क्या करता है कि मतलब कि एक आईपी एक लैन में किसी एक ही सिस्टम को या एक ही डिवाइस को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लैन में अगर हम उस पर्टिकुलर आईपी को डालना चाहें तो उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से जैसा कि हम देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस एक हमारा यूनिक आइडेंटिफाई एड्रेस है, और जब भी कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही मोस्टली सिस्टम का पता लगाया जाता है। अब एक बात और आती है कि सर अगर एक सिस्टम में एक लाइन के अंदर एक ही आईपी एड्रेस एक सिस्टम को दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे लाइन के अंदर क्या कहते हैं कि एक आईपी एड्रेस वही आईपी एड्रेस किसी दूसरे सिस्टम को दिया गया है। ठीक है ना। तो वहां पे जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है, जो मतलब एक दिमाग में क्वेश्चन उठता है क्या कि इस लाइन में अगर सेम आईपी का सेम आईपी दी गई है और एक आईपी दी गई है और वही आईपी इस लाइन में भी दी गई है, ठीक है ना। तो अब दिक्कत ये आएगी कि यहाँ से कंप्यूटर जब यहाँ पहुंचेगा, तो सपोज करो कि यहाँ पे भी 192 वाली आईपी वो यहाँ पे भी किसी सिस्टम को दी गई है। तो अब यहाँ पे जब वो सिस्टम पहुंचेगा, तो केवल आईपी एड्रेस के थ्रू कैसे वो मशीन को फाइंड करेगा कि वो कौन सी मशीन है जिसके अंदर ये आईपी दी गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को मैनेज करने के लिए हम एआरपी का यूज करते हैं। एआरपी का, जिसको हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल करते हैं, जो हम इसके आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि एआरपी किस तरीके से, क्योंकि आईपी का काम तो क्लियर है कि भाई आप ओवरऑल इतने बड़े नेटवर्क में हम सॉरी ओवरऑल इतने बड़े नेटवर्क में हम किसी भी सिस्टम को
आईपी एड्रेस के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी लैन के अंदर जा रहे हैं, तो लैन के अंदर जब हम जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो आईपी एड्रेस हमने अपने लैन में यूज की हुई है, वही आईपी एड्रेस दूसरे लैन में भी यूज है, और पैकेट उस लैन तक पहुंच रहा है, तो उसके बाद से कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि पर्टिकुलर किस मशीन के अंदर पैकेट जाना है। तो वहां पे उस पर्टिकुलर मशीन को फाइंड करने के लिए हम आईपी और मैक एड्रेस दोनों को चेक करते हैं। और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, जो कि हम बताएंगे आगे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हेन यू सेंड और रिसीव डाटा, फॉर एग्जाम्पल एन ईमेल, नोट और अ वेब पेज, यानी कि डाटा को जब हम सेंड कर रहे हैं तो हमें पता है कि द मैसेज गेट डिवाइडेड इनटू लिटिल चंक कॉल्ड पैकेट। तो जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं वो सबसे पहले पैकेट के फॉर्म में डिवाइड होता है। हर पैकेट पे सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, ठीक है ना, और एड्रेस के थ्रू हम पैकेट को एक जगह से वो एड्रेस के थ्रू ही पैकेट सही डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ईच ऑफ दिस पैकेट कंटेन बोथ द सेंडर इंटरनेट एड्रेस एंड द रिसीवर इंटरनेट एड्रेस। आगे, because a message is divided into a number of packet, each packet can if necessary be sent by a different route across the internet। ये जो लाइन है, हमने जब अभी हम लोग जब इससे पहले हम लोगों ने स्विचिंग के बारे में देखा था, तो पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, ये तीन तरीके की चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और हमने पैकेट स्विचिंग में देखा था कि किस तरीके से सेंडर से मैसेज पहले पैकेट्स में डिवाइड हो रहा था, और वो पैकेट जो है वो किस तरीके से अलग अलग रूट को फॉलो करता हुआ डेस्टिनेशन तक जा रहा था। और डेस्टिनेशन पे जाने के बाद फिर जो पैकेट में आईपी सेंडर का आईपी एड्रेस, रिसीवर का आईपी एड्रेस, और उसके अलावा एक सीक्वेंस नंबर भी होता था। तो रिसीवर एंड पे जब सारे पैकेट पहुंच जाते थे, तो सीक्वेंस नंबर का यूज करके पैकेट को एक सिंपल क्या कहें कि पैकेट को जो है उस सीक्वेंस में फिर से अरेंज किया जाता था जिस सीक्वेंस में वो सेंडर एंड से निकला था। तो ये जो हम कह रहे हैं कि पैकेट में चेंज होना, पैकेट में टूटना, और पैकेट रिसीवर तक पहुंचना, तो रिसीवर तक पहुंचने के बाद सीक्वेंस नंबर के थ्रू जो अरेंजमेंट का काम करता है पैकेट का, मतलब कौन से पहले नंबर पे होगा, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, ये हमारा टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ठीक है, जैसा देखिए इसमें आगे लिखा भी होगा। हाँ, देखिए पैकेट कैन अराइव इन अ डिफरेंट ऑर्डर देन द ऑर्डर they were sent in. The internet protocol just deliver them. It's up to another protocol, the transmission control protocol TCP, to put them back in the right order। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का काम क्या है कि पैकेट को केवल डिलीवर करना, किसी भी रूट के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उस पैकेट को सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करने का काम हमारा टीसीपी का है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ठीक है ना, इसीलिए हम जब भी यूज करते हैं हम देखते हैं टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी और आईपी, ये दोनों चीजों को हम एक साथ यूज करते हैं। जहां भी आप देखेंगे तो टीसीपी ऑब्लिक आईपी दिखता है, उसका रीजन क्या है कि ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं चीजों को परफॉर्म कर रहा है। अगर आईपी पैकेट को डिलीवर कर रहा है तो टीसीपी एंड पे जाके पैकेट को अरेंज कर रहा है ताकि सही वे में मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच सके। ठीक है, इसके अलावा ये जैसा लिखा हुआ है कि आईपी इज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल विच मींस दैट देयर इज नो कंटिन्यू connection between the end points that are communicating. It is responsible for exchanging messages between computer across a single network or a series of interconnected network। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्जन ऑफ आईपी टुडे इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि आईपी वर्जन 4। हाउएवर आईपी वर्जन 6 यानी आईपी वर्जन 6 इज आल्सो बीइंग टू बी सपोर्टेड। कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी अपने कंप्यूटर में आईपी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पे दो तरीके की चीजें हमें दिखती हैं, एक तो आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। हम लोग आईपी वर्जन 4 पे क्लिक करते हैं और उसमें मैनुअली आईपी को सेट करते हैं, लेकिन
आज की डेट में आईपी वर्जन 6 का भी यूज होता है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आईपीस की जरूरत होती है, आईपी एड्रेसेस की जरूरत होती है, वहां पे आईपी वर्जन 6 का यूज किया जाता है। लेकिन अगर इंटरनेट की बात करें तो वहां पे हम उसको मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एक लैन में जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो वहां पे हम आईपी एड्रेस यानी कि आईपी वर्जन 4 का ही यूज करते हैं। आप जब भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आईपी को कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा, आईपी वर्जन 4 का भी और आईपी वर्जन 6 का भी। लेकिन चूंकि हम लोग लार्ज नेटवर्क में नहीं कनेक्टेड है, एक स्मॉल लाइन में रहते हैं, इसलिए हम लोग आईपी वर्जन 4 का यूज करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आईपी वर्जन 6 provides from uh, much longer addresses, and therefore for the possibilities of many more internet user। ठीक है। IP version 6 include the capability of IP version 4, and any server that can support IP version 6 packet can also support IP version 4 packet। तो ये तो हमें पता ही है कि एडवांस वर्जन के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं लोअर वर्जन के सॉफ्टवेयर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लोअर वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है वो एडवांस वर्जन के सॉफ्टवेयर को मैनेज नहीं कर सकता। Internet protocol is a connectionless protocol and unreliable protocol. It ensure no guarantee of successfully transmission of data। नो गारंटी का मतलब क्या है कि एक मैसेज कई सारे पैकेट्स में डिवाइड हो रहा है और अलग अलग रूट से ट्रांसफर हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई एक पैकेट किसी अलग रूट से जा रहा हो और वो लॉस हो सकता है, तो इसलिए इसमें गारंटी नहीं है पैकेट की ट्रांसफर होने की पूरी तरीके से। ये बच्चों जो है आपका एक सेकेंड, ये जो बच्चों है आपका ये अगर बात करें तो ये आईपी मतलब आईपी प्रोटोकॉल का जो है ये फ्रेम का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये सारी चीजें हैं, फ्लैग, फ्रेगमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई 16 बीट, टाइम ऑफ लीव। टाइम ऑफ लीव ये सब हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन में, किस तरीके से टाइम ऑफ लीव कैलकुलेट किया जाता है, ये प्रोटोकॉल के लिए होता है, मतलब एक फ्रेम फॉर्मेट किस तरीके से होता है आईपी का। तो ये चीजें ये सारे फ्रेम फॉर्मेट में आती है। यहाँ पे नीचे देखिए सोर्स का आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, ऑप्शन प्लस पैडिंग। तो जब भी आपको अगर आईपी प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाए और अगर वो 5 नंबर से 10 नंबर के बीच में पूछा जा रहा है, तो वहां पे आप इस पर्टिकुलर फ्रेम को भी बना दीजिएगा। ये थ्योरी तो आपको लिखनी है, लेकिन थ्योरी लिखने के बाद आप इस पर्टिकुलर जो ये फ्रेम है इसको भी बना देंगे, तो वो थोड़ा सा मच बेटर होगा चीजों को मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद सॉरी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको रिमेंबर करने की जरूरत है कि द लेंथ ऑफ डाटाग्राम इज वेरिएबल। द डाटाग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेडर एंड डाटा। द लेंथ ऑफ हेडर इज 20 एंड 60 बाइट। द हेडर कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम राउटिंग एंड डिलीवर फॉर द पैकेट। ठीक है। तो ये दोस्तों था आपका आईपी प्रोटोकॉल के बारे में। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद कल दोस्तों हम लोग एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि आईपी का काम क्या है, पैकेट को डिलीवर करना डेस्टिनेशन तक। डेस्टिनेशन पे टीसीपी प्रोटोकॉल का काम क्या है कि उनको फिर से सही सीक्वेंस में अरेंज करना। लेकिन डेस्टिनेशन मतलब कि एक दूसरा लैन जहाँ पे वो पैकेट पहुंच रहा है, तो उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर भी कई सारे नोड्स होंगे, और केवल एक आईपी एड्रेस से सही मशीन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो हम ये भी जानते हैं कि पर्टिकुलर हर मशीन का एक मैक एड्रेस भी होता है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस के साथ मैक एड्रेस को जब मैच किया जाता है, तो जब आईपी और मैक एड्रेस दोनों से सही मिलते हैं, तब जाके ये आइडेंटिफाई होता है कि यही पर्टिकुलर मशीन है जिसमें हमें पैकेट को डिलीवर करना है। और ये काम जो है हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल करता है, जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है और किस तरीके से एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को हम डिस्कस मतलब कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को किस तरीके से हम उसका फ्रेम किस तरीके से होता है, या फिर किस तरीके से एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो मशीन को फाइंड करता है। वो सारी चीजें हम लोग कल के लेक्चर में तो
अभी जो मैंने आज बताया, आप लोगों को किसी को कोई डाउट है? सौरभ सर। नो सर। तो सब चीजें समझ में आ गई ना आप लोग को? ठीक है। तो ठीक है, तो फिर हम लोग कल देखेंगे, हाँ?